नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। तो हम लोग जहां से पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर को पढ़ा था। बाबर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोगों ने नोट किया था। जैसे 1507 में उसने बादशाह की उपाधि ग्रहण करी। तुलगमा पद्धति क्या होती है उसके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पानीपत का युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ उसके विषय में, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं। हुमायूं के विषय में एक लेन पुल का कथन है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते हुए मर गया। कथन के विषय में विस्तृत वर्णन करिए। इस तरीके से कई बार ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है। जो बाबर था उसके 4 पुत्र थे। मतलब हुमायूं के 3 भाई और थे। तो उसमें एक था कामरान कामरान और दूसरा था हिंदाल और उसके बाद में अस्करी। 4 भाई थे ये बाबर। जब बाबर का डेथ हुआ उसके विषय में हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था। तो उसने कहा हुमायूं से कि हमारा जो राज्य है उसको सभी भाइयों में, अपने सभी भाइयों में बांट देना। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो मुगल साम्राज्य था वो 4 भागों में विभाजित हो गया, 4 टुकड़ों में बट गया। इसका वर्णन जो मिलता है हमको तुजुक के बाबरी की आत्मकथा में, ये मूल भाषा इसकी तुर्की है। कई बार इसकी जो भाषा है उसके विषय में पूछ लेता है। तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई। ये अ, बाबर की आत्मकथा है। बाद में अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। अब्दुल रहीम खान खाना पैमंदा खां इन लोगों ने इसका अनुवाद किया था। जैसे जो प्रारंभिक इतिहास है मुगलों का, इसको जानने के विषय में जो महत्वपूर्ण स्रोत है, कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में तुजुक ए बाबरी यूज किया जाता है। तो हम लोग अगर हुमायूं के विषय में बात करें तो हुमायूं का बेसिक अगर इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हुमायूं का जो जन्म हुआ, इसका हम लोग जन्म देखें, अगर जन्म हुआ हुमायूं का वो 1508 में काबुल में जन्म हुआ था। और लगभग 27 जनवरी 1556 तक ये जीवित रहे। 27 जनवरी 1556 को इनकी डेथ हो गई थी। भाइयों में हमने बताया कामरान है, हिंदाल है, अस्करी है, 3 भाई और थे। अगर इनके पिता की बात करें तो पिता आप लोग जान ही रहे हैं, बाबर था। माता की बात करें तो माता इनकी महम बेगम थी। और अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी इनकी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम। ओके। हुमायूं के विषय में अगर हम उसके शासनकाल के विषय में बात करें तो जो इनका पहला काल देखने को मिलता है वो 1530 से 1540 तक का। और उसके बाद में दूसरा जो समय हम लोग देखते हैं 1540 से 1555 तक, ये निर्वासित इनका जीवन था, भगोड़ा जीवन था। और उसके बाद 1556 में पुनः गद्दी पर बैठते हैं, 23 जुलाई 1556 को। और बाद में देखते हैं हम लोग 1555 से 1556 तक बाद में फिर से दोबारा शासन करते हैं। एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, यूजीसी में भी पूछा गया है कई बार। जो इनके 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्करी, तो इन्होंने जो मुगल साम्राज्य को 4 टुकड़ों में विभाजन कर लिया था, बांट दिया था अपने भाइयों को 3 हिस्सों में, 3 भाइयों को और प्लस स्वयं। तो इनके कौन हिस्सा किस भाई को किस हिस्से में पड़ा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए इस तरीके से, जो काबुल और कंधार वाला हिस्सा है, काबुल और कंधार वाला हिस्सा है वो कामरान के हिस्से में है।
कामरान को मिलता है। उसके बाद ये मतलब ये जो काबुल कंधार है ये पश्चिम का हिस्सा है ना, पश्चिम का हिस्सा। और अगर हम लोग उत्तर वाला देखें, है ना, उत्तर का जो भाग है, संभल वाला, संभल वाला हिस्सा, तो ये जो है अस्करी के हिस्से में पड़ता है, अस्करी के हिस्से में पड़ता है। और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, जो अलवर है, अलवर कह सकते हैं या फिर भरतपुर कह सकते हैं, राजस्थान वाला हिस्सा, ये हिंदाल को मिलता है। इसी तरीके से आपको जो आगरा वाला है, आगरा से लगाकर पंजाब तक का, आगरा से पंजाब तक का हिस्सा जो है ये हुमायूं अपने पास रख लेता है। ये प्रश्न पूछा जाता है मिलान के लिए, ये इधर का इधर कर देगा और आगे पीछे करके फिर कह देगा मिलान करिए, तो इसको रटना है। काबुल कंधार वाला जो हिस्सा है कामरान को मिला है, उत्तर संभल वाला जो है अस्करी को मिला है, अलवर जो है भरतपुर मतलब राजस्थान में जो है वो हिंदाल को मिला है, और आगरा से पंजाब तक हुमायूं स्वयं ले गए। देखा जाए जो हुमायूं था मुगलों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन किया, बाकी किसी ने नहीं किया। दो पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो पहले चरण में देखे हम लोग 1530 में, 1530 से 40 के बीच अगर हम लोग देखें, तो इसमें एक तो 1531 में कलिंजर अभियान इसने किया, कलिंजर अभियान। इसमें हुमायूं व रुद्र प्रताप के बीच हुआ ये, इसमें संधि वार्ता जो है, संधि वार्ता संपन्न हुई, संधि हो गई थी। तो उसके बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का, इसमें लोधी वंश के लोग थे, कहा जाता है इसको बाबर भी नहीं जीत पाया था। फिर 1532 में ही चुनार में इसने घेरा डाला, 1532 में ही चुनार में घेरा डाल दिया, लेकिन किसी कारणवश इसको दिल्ली जाना पड़ा। जब दिल्ली गया तो वापस आया जब, तो 1537 में चुनार किले में इसने विजय तो पाई, लेकिन उस किले में मिला कुछ नहीं। कहा जाता है ना, एक व्यक्ति था बहुत चतुर था, नौजवान चतुर, उसके विषय में बाबर ने हुमायूं को बहुत सचेत किया था। कहा था कि इसके लोमड़ी व शेर के चरित्र इसमें विद्यमान है, लोमड़ी जैसा चतुर है और शेर जैसा बलवान। तो ये शेर शाह सूरी के विषय में उसने चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को शेर खां के प्रति सचेत किया था। 1538-39 में, 1538-39 में हुमायूं बंगाल गया। जब हुमायूं बंगाल गया तो वहां बंगाल को जीता उसने, और बंगाल की खूबसूरती को देखकर बंगाल का नाम उसने रखा था जन्नताबाद, जन्नताबाद नाम रख दिया। तो इतनी खूबसूरती उसने देखी तो वहीं अपनी सफलता का आनंद लेने लगा, कई महीनों तक आमोद प्रमोद में लीन हो गया। और बंगाल जीतकर जब वो वापस आ रहा था, दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो उसका एक व्यक्ति ने रास्ता रोक दिया। वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति वही था, शेरशाह सूरी। उसने बड़ी चालाकी से मुगलों की भारी भरकम सेना को मुट्ठी भर सेना से कैसे रोका, कैसे हराया। ये मामला है 26 जून 1539 की, जो चौसा के मैदान की बात है, जो युद्ध हो, चौसा का युद्ध हुआ। तो चौसा का मैदान था, वहीं पर शेर शाह ने एक ऊंचे स्थान पर अपना कैंप डाल दिया। अब इस तरीके लिख सकते हैं, चौसा के मैदान में
है ना। शेरशाह ने एक ऊंचे स्थान पर अपना कैंप डाल दिया और निचले स्थान पर कैंप डालने के लिए मुगलों को बाध्य किया। 3 साढ़े 3 महीने तक शेरशाह कोई लड़ाई नहीं लड़ी और मुगलों को बातचीत में उलझा रखा। बारिश हुई, चौसा के मैदान में पानी भर गया। पानी भर गया। जब पानी भर गया तो जो मुगलों की सेना थी, मुगलों की सेना के जो गोले बारूद थे वो सब भीग गए। अब गोले बारूद ही ताकत होती है युद्ध की। तोप होती थी, तोपखाना पूरा नष्ट हो गया। शेरशाह ने प्राकृतिक ताकत से उसे नष्ट कर दिया। जो भी इनके पास गोला बारूद था, गोली बंदूक तो सब भीग गया, तहस नहस हो गया। ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा मुगल हुमायूं? और इस स्थिति का लाभ उठाकर शेरशाह ने 26 जून, गर्मी का महीना था, बारिश का समय था, 26 जून 1539 को युद्ध कर दिया, आक्रमण कर दिया। छावनी पर, मुगलों की जो छावनी थी उस पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं जो था वो वहां से जान बचाकर नदी तैर कर भागना पड़ा हुमायूं को। कहा जाता है कि नदी तट पर जब हुमायूं पहुंचा तो वहां एक निजाम नाम का व्यक्ति मिला जो भिस्ती था। भिस्ती मतलब होते हैं जो पानी भरते हैं, चमड़े का बैग होता है, उसमें पानी भर के लोगों को पानी वगैरह पिलाते हैं। वही चमड़े का बैग हुमायूं को दे दिया और हुमायूं ने बताया कि मैं बादशाह हूं। तो उसने कहा मैं कैसे पहचानूंगा? तो उसने, कहा जाता है, एक निशानी दी, अंगूठी दी। कहा तुम आना कभी दिल्ली, जब मैं बनूंगा बादशाह तब तुम आना। कहा जाता है उसी भिस्ती जो था निजाम, उस निजाम की चमड़े का बैग जो था, थैला था, उसी चमड़े के बैग को के सहारे तैर कर और वो भाग निकला अपनी जान बचाकर। वहां पहुंचा दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचा तो अपने भाइयों से मदद मांगी, अस्करी हिंदाल की मदद मांगी, सभी की सेना इकट्ठा करी, लेकिन ठीक से किसी भाइयों ने मदद इनकी हुमायूं की नहीं। पीछे से शेर खान को पता चला कि हुमायूं अपने भाइयों के पास पहुंच गया है, सेना इकट्ठी कर रहा है, लड़ना चाह रहा है। तो मामला ये हुआ, 1540 की बात है, 17 मई है, ये बिलग्राम है, कन्नौज के पास पड़ता है। वहां पर हुमायूं और शेरशाह युद्ध हुआ। हुमायूं हार गया। हुमायूं हारा। कहा जाता है हुमायूं की जो राजधानी थी आगरा पर भी कब्जा कर लिया शेर खान ने, और हुमायूं ने दिल्ली में एक किला बनवाया था, उस इलाके पर भी कब्जा कर लिया इसने। इतना ही नहीं, अस्करी और हिंदाल के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ से एक नया यहाँ से एक नया चैप्टर चालू होता है, जो सेकंड उनका अध्याय है, 1540 से 1555। ये इनका निर्वासित जीवन रहा। 1540 से 1555 इनका निर्वासित जीवन रहा, भगोड़ा जीवन रहा। निर्वासित जीवन या भगोड़ा जीवन। कहानी ये है इस प्रकार। ये हुमायूं जो है पहुंच गया अपने भाई के यहाँ, हिंदाल के यहाँ राजस्थान, और राजस्थान में रहने लगा, भेष बदल कर रहने लगा। आम नागरिकों की तरीके से सामान्य कपड़े पहनता था। और वहीं हिंदाल के एक गुरु थे, सूफी संत बाबा मीर साहब, वहां अक्सर जाया करता था और उनके उपदेश सुनता था, दीन धर्म की बातें सुनता था। अच्छा, हुमायूं की इसी समय बाबा मीर की एक सुंदर कन्या थी, हमीदा बानो बेगम, उस पर नजर पड़ी और हुमायूं ने प्रस्ताव रखा शादी का। हमीदा ने स्वीकार कर लिया। जब हमीदा ने स्वीकार कर लिया तो हुमायूं ने हिंदाल को बताया। हिंदाल ने विरोध किया, कहा हम नहीं कर सकते हैं, मतलब बिरादरी अलग है, सिया सुन्नी वाला मैटर। अब जान ही रहे हैं, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे कागजी। भाइयों की बात हुमायूं ने नहीं सुनी।
29 अगस्त 1541 को उसने विवाह कर लिया। 29 अगस्त 1541 को विवाह कर लिया हुमायूं हमीदा के साथ। अब अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ा। हमीदा प्रेगनेंसी की हालत में हो गई, गर्भवती हो गई। उधर शेर शाह सूरी को यह खबर पता चलती है कि हुमायूं राजस्थान में छिपकर एक भेष बदलकर रह रहा है। शेर साहब क्या करेगा, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। शेर शाह ने एक अपनी टुकड़ी भेज दी, फोर्स भेज दी, सेना भेज दी, कमांडो भेज दिया, कमांडो फोर्स भेज दिया। कहा हुमायूं को जिंदा या मुर्दा लेकर के आओ। वो भैया उसका जस्ता जो है, फोर्स है, चुपके से हिंदाल के इलाके में पहुंच गया। अच्छा, जब हिंदाल के इलाके में पहुंच जाएगा तो अमूमन सी बात है, हिंदाल के भी तो इलाके में गुप्तचर होते हैं। उन्होंने खबर दी कि शेर शाह सूरी के लोग हुमायूं को मारने आए हैं, आ रहे हैं। तो भैया अब क्या करेगा, हुमायूं अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर के भाग निकला, भाग रहा है। अलवर से जोधपुर पहुंचा, गर्भवती पत्नी। अब तो समझ सकते हो, जब गर्भवती महिला होती तो उनको वो दौड़ नहीं पाती, बड़ी समस्या होती, क्या स्थिति होती समझ सकते हो। अगर वो उधर बच्चे को जान को खतरा था, अगर बहुत तेजी के साथ दौड़ेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन भाई जान भी बचानी है, जान बचाने के लिए दोनों भाग रहे थे। अंततः अमरकोट रियासत में पहुंचे। अरे वही जो अमरकोट भारत पाकिस्तान का सीमा वाला हिस्सा है। अब वहां तक पहुंचते पहुंचते इन दोनों की हिम्मत जो है जवाब देने लगी। हमीदा ने कहा साहब आप चले जाइए, यदि हमें कुछ हो जाए तो आप अपनी जान तो बचा लीजिए, आप निकल जाओ, मुझे यहीं आसपास कहीं छोड़ दो। हुमायूं की नजर एक खूबसूरत किला पर पड़ी। वो किला जो था राजपूत राजा का किला था, राजपूत राजा था। नाम सुने होंगे आप लोग, वीर साहब। हुमायूं ने वहां जाकर के उसका दरवाजा खटखटाया और मदद मांगी। उस किले से सहसा आश्वासन दिया गया, कहा आप कहीं भी जाएं, ये मेरी बहन है, सिस्टर है, और मैं इसकी रक्षा करूंगा, आपको जहां जाना है आप जाइए। कहा जाता है हुमायूं जो है ईरान चला गया। वहां जाकर के उसने ईरान में, आप जान ही रहे हो क्या करेंगे, सेना इकट्ठा करी, ये वो सब। इधर हमीदा ने एक सुंदर से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा गया अकबर। यही अकबर महान होगा इतिहास में। ये हिंदू राजा के घर में पैदा होता है। तब ये जब अकबर राज सत्ता संभालेगा तो बहुत सारे ऐसी पॉलिसी बनाएगा जो हिंदुओं के प्रति, राजपूतों के प्रति बड़ी उदारता के साथ, क्योंकि पालन पोषण इन्हीं के घर में हो रहा अकबर का, इनकम हो देगा। 15 अक्टूबर 1542 को राणा बीरसाल के यहाँ इस बच्चे का जन्म हुआ। इसकी स्टोरी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इस बीच हुमायूं जो है कामरान से कुछ मदद मांगता है, लेकिन कामरान दो टूक शब्दों में मना कर देता है कि हम आपको मदद नहीं कर सकते हैं। ईरान जाता है, वहां कुछ दिन शिया मुसलमान अपने आप को बताता है। ईरान के शिया मुसलमान उनकी कुछ आर्थिक और सामरिक मदद करते हैं और हुमायूं उल्टा अपने भाई के ऊपर विद्रोह कर देता है, चढ़ाई कर देता है। अच्छा, इसी बीच उसका बेटा उसकी पत्नी अमरकोट से उसका भाई अस्करी कामरान के यहाँ ले गया था। सारे भाई एक जगह इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अपनी भाभी और बच्चे को सास बुला लिया था। अच्छा, हुमायूं को इस बात की जानकारी थी नहीं कि पत्नी बच्चे कामरान के यहाँ हैं। वह तो कामरान से मदद न करने के एवज में उसे दंड देना चाह रहा था। कामरान पर हमला कर दिया उसने। हमले के दौरान लोगों ने बताया हुजूर किले के ऊपर एक बच्चा बैठा है और एक महिला बैठी हुई है, और उधर से आवाज आ रही कि मैं इस बच्चे को मार दूंगा। उसने तुरंत आदेश दिया सेनापति को कि गोला बारूद रोक दिया जाए। तो कामरान ने धमकी दी बच्चे को तोप से उड़ा देंगे। जान ही रहे ये सब होती हैं चीजें। लेकिन हुमायूं डरा नहीं, उसने नई रणनीति से कामरान का किला जीता और वापस से एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अच्छा, जब वो ईरान गया था हुमायूं,
तो वहां जो है ना, कुछ लोगों से मिला, चित्रकारों से मिला, तो उनसे कहा भाई मैं बादशाह हूँ, अभी तो निर्वासित जीवन जी रहा हूँ, जब मैं भारत जाऊंगा बादशाह बनूंगा तो तुम लोग आ जाना हमारे यहाँ, चित्र वित्र बना देना। तो बाद में कुछ उसके यहाँ चित्रकार आए जिन्होंने खानदान ए तैमूरिया करके चित्रकारों ने, एक बादशाह के खानदान के लोग थे, उनके चित्र बनाए। और हुमायूं जब वापस आया तब तक जो सूर्यवंश था वो भी कई टुकड़ों में बट चुका था। इसने सबसे पहले तो, मुख्य पॉइंट लिख लीजिए इसमें, सबसे पहले तो कामरान से काबुल पेशावर, वो लाहौर वाला जो हिस्सा था उसको जीत लिया। कामरान से काबुल, तो ये पेशावर वाला, वो लाहौर जीत लिया, ये वाला हिस्सा। उसके बाद इसने ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, 15 मई 1555 में, हुमायूं अफगानों के बीच में। परिणाम ये हुआ हुमायूं विजयी हुआ। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, ये 22 जून 1555 को। और 23 जुलाई 1555 को पुनः गद्दी पर बैठा। 23 जून 1555 को पुनः गद्दी पर बैठा। हम लोगों ने विवाह की तिथि देखी ली, 29 अगस्त 1541 को पत्नी हमीदा बानू बेगम थी, और इसका पुत्र जो था 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, राणा वीर साल के यहाँ। उसके बाद 1555 में, फिर 1555 से 1556 का एक चरण आता है, तीसरा चरण। इसमें 1555 से 1556, 55 में गद्दी पर बैठता है, 6 महीने शासन कर पाता है। कहते हैं वो अपनी ही बनाई लाइब्रेरी में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ये 20 जनवरी को लाइब्रेरी से गिरा, और 24 जनवरी को इसकी डेथ हो गई, 1556 को मृत्यु हुई। एक इतिहासकार हैं, लेनपुर, लेनपून या लेनपुर, उन्होंने कहा वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा, अंततः लड़खड़ाते हुए मर गया। इस कथन की समीक्षा की इस तरीके से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सूर्यवंश पढ़ेंगे। सूर्यवंश जो 1540 से 1555 तक चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका संस्थापक शेरशाह सूरी होगा। वो कैसे इसका इतने बड़े मुगल साम्राज्य से लड़के कैसे स्थापना करेगा, किस तरीके से वो बाबर की सेना में काम कर रहा था। और इसके शेरशाह के विषय में, इसका जो प्रशासनिक सुधार है, हम लोग शेरशाह के विषय में जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार है, उसकी प्रकृति क्या थी, केंद्रीय प्रशासन क्या था, राजस्व प्रशासन क्या था, इसकी न्याय व्यवस्था क्या थी, और आर्थिक सुधार क्या थे, भू राजस्व सुधार, और इसके जो निर्माण कार्य हैं, शिक्षा साहित्य में इसकी क्या रुचि थी। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।